नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबरें सही हैं और आपको ये भी बताते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि कोरोना महामारी से कैसे बचें। सरकार ये दावा कर रही है कि दिसंबर तक 2016 करोड़ वैक्सीन की डोज भारत आ जाएंगी और ये जब भारत में बन जाएंगी, इसके बाद जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसको काफी ज्यादा बल मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में हम 216 करोड़ वैक्सीन की डोज बना पाएंगे? और सवाल ये भी है कि जो दूसरी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, वो भारत क्यों नहीं आ रही हैं? कहा जा रहा है कि तीसरी तिमाही के बाद ही वो जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, वो वैक्सीन भारत लाने के बारे में चर्चा तक शुरू कर सकती हैं। उससे पहले उनकी पहले की कमिटमेंट्स इतनी हैं, वो ज्यादा दिलचस्पी दिखाने रही हैं भारत आने के लिए। तो ये चर्चा आज हम करने वाले हैं कि भारत का जो टीकाकरण कार्यक्रम है वो कब तक आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। अगर आप अलग अलग राज्यों को देखें तो आंकड़े बताते हैं कि इस रफ्तार से, जिस तरह से इस वक्त टीकाकरण चल रहा है, ऐसे में कुछ राज्यों को तो सालों लग जाएंगे, खास तौर पर जो राज्य धीमी गति से चल रहे हैं और उनकी जनसंख्या भी ज्यादा है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, इन सब राज्यों में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर अनीता रमेश चंद्रा, जो कि सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं क्लिनिकल ट्रायल में, और डॉक्टर वाई.के. गुप्ता जुड़ रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं भोपाल और जम्मू एम्स से। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गुप्ता, शुरुआत आपसे करेंगे। जो खास ग्रुप बना वैक्सीनेशन को लेकर के गाइडलाइंस डेवलप करने के लिए, एडवाइस करने के लिए सरकार को, उसने भी ये अब गाइडलाइंस जारी करनी शुरू कर दी हैं। सरकार उसकी बात भी सुन रही है, पर कल जो सरकार की तरफ से कहा गया है उसमें एक बड़ा आंकड़ा दिया गया है, 216 करोड़ डोजेज। ये कितनी अचीवेबल लग रही हैं आपको, आपके नजरिए से? क्या वाकई में हम उम्मीद करें कि दिसंबर में 216 डोजेज आ जाएंगे? अंजलि जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आंकड़े हैं ये बहुत सोच समझ के सारी तरफ से कैलकुलेट करके बनाए जाते हैं और हमें इन आंकड़ों पे इसलिए विश्वास करना चाहिए क्योंकि नंबर 1 कि कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ने अपना प्रोडक्शन डबल से ज्यादा बढ़ा दिया है। भारत बायोटेक ने भी अपना प्रोडक्शन काफी बढ़ाया है। भारत बायोटेक कई सारी कंपनियों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके वहां पे प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, बायरेक डिपार्टमेंट ने 6 बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोत्साहन देते हुए आर्थिक हेल्प दी है, जिससे कि उनमें भी 6 से 7 महीने में भारत बायोटेक की टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम टोटल देखें और साथ में हमारी तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक का हमारे पास रशिया से आना शुरू हो जाएगा और उसका भी प्रोडक्शन इंडिया में 5-6 कंपनीज बनाने लगेंगी। शुरू का जो प्रोडक्शन स्पुतनिक का होगा, जो बाहर से आएगा, वो डॉक्टर रेड्डीज उसके मार्केटिंग करेंगे और उसके बाद जो 3-4 कंपनीज हैं, हेटेरो फार्मा है, पेनेशिया है, और भी कई लोगों जो उसको बनाना शुरू करेंगे, उसका इनिशियल प्रोडक्शन जो सेल होगा वो डॉक्टर रेड्डीज लैब हो गया। इन सब को अगर जोड़ा जाए और अगर हम ये भी जोड़ लें कि हमारे पास जो बाहर की वैक्सीन्स हैं, मॉडर्ना, फाइजर, इन सब का भी इंपोर्ट जो हम ग्लोबल टेंडर से कई सारे स्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत सरकार ने अब इंपोर्ट उन वैक्सीन का जिनका की परीक्षण वेल रेगुलेटेड कंट्रीज में हो चुका है, जैसे कि अमेरिका, यूरोप, जापान, कनाडा,
वहां से भी ये वैक्सीन इंपोर्ट कर सकते हैं, और उनको इंपोर्ट करके मार्केट में लाने के लिए जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हैं उनको भी काफी हद तक रैशनलाइज किया गया है। जी उनके लिए कोई बहुत बड़ी ब्रिजिंग स्टडी की जो पहले बात करते थे उसकी डॉक्टर, वो जरूरत बात तो नहीं है। सही है कि उनको सिर्फ स्टडी की जरूरत 100 नहीं है, लेकिन वॉलंटियर्स इन में कंपनियों 100 के पास मरीज अभी को कैपेसिटी नहीं है कि वो हमें डिलीवर कर सके। वो वैसे ही बहुत ज्यादा बर्डन है दूसरे देशों से। खैर डॉक्टर चंद्रा, मैं ये जानना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर हम देखें, वैसे तो 75 करोड़ मेरे ख्याल से सीरम इंस्टीट्यूट के ऊपर आ रहा है, उनको बनानी होंगी, लेकिन एक बड़ा हिस्सा भारत बायोटेक के ऊपर भी आएगा, और उसके अलावा कुछ और 2-3 वैक्सीन है जिनके कुछ कुछ करोड़ देने होंगे। लेकिन इनमें से कुछ जो है, जो कि मेरे को अभी चौंकाने वाला लगता है कि बायोलॉजिकल ई जो है अभी फेज 3 ट्रायल में ही है। ये आपकी जो जेनोवा mRNA वैक्सीन है उसका तो फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रायल अप्रैल में ही शुरू किया गया है। तो जो नेजल वैक्सीन है भारत बायोटेक की, उसकी भी ट्रायल ही चल रही है। तो ऐसे में इन सब वैक्सीन को अभी से गिन लेना और एक नंबर दे देना 216, मुझे थोड़ा सा ये अटपटा लगता है। यस, कैसे है हुआ है, क्या हो रहा है इज दैट जो कोवैक्सीन का नया ट्रायल शुरू हुआ 12 से 18 साल बच्चे के लिए, वो 2 डोज के लिए शुरू हो गया। दूसरा शुरू हो गया, आपने जैसा बताया, नेजल्स वैक्सीन मींस एक नेजल ड्रॉप दे देंगे, हो जाएगा। अभी देखिए, आई एम इनटू ट्रायल्स फॉर लास्ट 20 इयर्स। सो हम लोग क्या करते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 करते हैं। बट इस पैंडेमिक कंडीशन में हम लोग पूरा ट्रायल सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वी शॉर्टन इट। The drug controller of India, that is DCGI, they have given an emergency approval। सब ट्रायल जल्दी से खत्म करना है, हमको खाली देखना है एफिकेसी है, और दूसरा है कि आदमी को कोई ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स ना हो। सो इसी हिसाब से बहुत सारे वैक्सीन को हम इमरजेंसी अप्रूवल दिया है। सो जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक आ चुके हैं, ऐसे तरह के और 10 इंडियन कंपनी भी आपका तैयारी शुरू कर दिया है। और आपको पता है WHO एंड US ने एक सब कोई मिल करके डिसाइड किया है, नो पेटेंट्स। पेटेंट्स मीन्स हमारे पास आज हम वैक्सीन किया, हम कैसे बनाए, सबको देना है। सो बहुत सारे इंडस्ट्रीज अभी मैन्युफैक्चर करने लगेंगे। सो यही 10-12 कंपनी नहीं है, पेटेंट चले जाएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे कंपनी भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे। उसके साथ साथ भी हमको और दूसरे मैन्युफैक्चर जैसे जापान, चाइना, रशिया, US, UK का बहुत सारे वैक्सीन हम लोग इंपोर्ट करने लगेंगे। तो वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्ट। ओके, हम लोग सब सिटीजन एक साथ रह करके, और मीडिया भी। सो वी हैव टू एनकरेज पीपल, और ये पैंडेमिक हमको एक साथ we have to fight it out. Yes, we have to encourage more manufacturers. जी, आप वैक्सीन बनाइए, और हम पेटेंसी चले गए, इट्स समथिंग वेरी गुड। बिल्कुल। और ये पेटेंट के बारे में हम पहले भी शो भी कर चुके थे, और अच्छी बात है कि सरकार की तरफ से अब भारत बायोटेक की तरफ से भी कह दिया गया है। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, उसके लिए फैसिलिटीज क्या हमारे देश में हैं इतनी, जो बायो सेफ्टी लैब्स चाहिए, उम्मीद करते हैं हमारे देश में है, या विकसित कर पाएंगे हम लोग? देखिए, 2 चीजें हैं। कुछ हमारे पास फैसिलिटीज हैं, और लेकिन उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत है। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायरेक ने पैसा दिया है, इनको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हिसाब से उनको ऑगमेंट करने के लिए, मतलब उसको रेडीनेस करने के लिए। जैसे एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी है बिबकॉल, और ये पोलियो वैक्सीन अभी तक बनाती है। अब हमने इसको एक थोड़ा सा सपोर्ट किया है, कुछ करोड़ रुपए दे करके भारत सरकार ने, भारत बायोटेक ने इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एग्रीमेंट किया। तो इनके पास, हमारे पास बहुत कम समय में उस लायक ये 6 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर बन जाएंगे कि 30-40 लाख ये वैक्सीन बना सकते हैं आराम से। उसी तरह से हॉफकिन इंस्टीट्यूट है जो ऑलरेडी वैक्सीन कुछ न कुछ बना रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है जिसको कि हम लोगों ने सपोर्ट किया, भारत सरकार ने।
और इसी तरह से जिनोवा फार्मास्यूटिकल्स है, ये भारत सरकार ने थोड़ा सपोर्ट किया। इनके पास जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं है, इनके पास फैसिलिटीज कुछ हैं, उनको ऑगमेंट करने की जरूरत है। जैसे पनेशिया है, वो वैक्सीन ऑलरेडी बना रहा है, उसको हम सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्पुतनिक की करेंगे तो हेटेरो है वो वैक्सीन बनाने के लिए, उसके पास बीसीएल फैसिलिटीज हैं। तो कंट्री में काफी हद तक फैसिलिटीज हैं, उनको ऑगमेंट करके और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके हम थोड़े समय में अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब ज्यादा कंपनीज आती हैं तो लोग सोचते हैं कि क्वालिटी, ये क्वालिटी हम इन कंपनियों के साथ अश्योर्ड क्वालिटी की वैक्सीन ही बनाएंगे। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं ऐसा हो, और उम्मीद करते हैं कि दिसंबर तक हमारे पास इतने टीके आ जाएं कि हम अपने टीकाकरण कार्यक्रम को जल्द से जल्द और तेजी दे सकें। आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जो वैक्सीन को लेकर गर्भवती महिलाओं के लिए दिशा निर्देश बदले गए हैं उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर निधि झा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और आपको बता दें कि रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी अब भारत आ चुकी है और अगले हफ्ते से ये भारतीय बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। हैदराबाद में मिलने की इसकी उम्मीद की जा रही है, और इस वक्त जो इसकी कीमत बताई जा रही है वो लगभग 1,000 रुपये है। 995 रुपये की ये मिल रही है जीएसटी को मिला करके। लेकिन ये भी उम्मीद की जा रही है कि ये कीमत शायद तब कम हो जाएगी जब भारत में इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। फिलहाल एक डोज की कीमत 995 रुपये के ऊपर बताई जा रही है। और चलिए अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की, जिनको लेकर दिशा निर्देश बदले गए हैं कि वो वैक्सीन लें या ना लें। और हमारे साथ डॉक्टर निधि झा जुड़ गई, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है नोवा साउथ एंड फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर से। डॉक्टर झा, कल ये बताया गया है कि महिलाएं जो गर्भवती हैं और जो स्तनपान करा रही हैं वो भी इस वैक्सीन को ले सकती हैं। तो आपकी इस वक्त सलाह क्या होगी उन महिलाओं के लिए जो अलग अलग स्टेजेस में हैं प्रेगनेंसी के? देखिए, जो हमारी कमेटी है फॉक्सी हम कहते हैं, फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो बहुत दिनों से टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम कहना चाहते थे कि प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के लिए आप अप्रूवल दे दीजिए। तो हम बहुत खुश हैं कि अप्रूवल मिला है, और मेरी हर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर से ये अपील है कि आप जाएं और वैक्सीनेशन लगवाएं। डॉक्टर झा, किस ट्राइमेस्टर में है, किस स्टेज में है, इसका कोई फर्क तो नहीं पड़ता? देखिए, जो पुरानी जो बाकी वैक्सीन के बारे में बताते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के वो कहते हैं कि किसी भी ट्राइमेस्टर में लिया जा सकता है, बट मेरा कहना होगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, आप किसी भी ट्राइमेस्टर में हैं तो इट्स ऑलवेज सेफ टू टेक द वैक्सीन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कहा जा सकता है इन केसेस में, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी जो नई चीजें हम जल्दी नहीं लेना चाहते हैं, तो हम सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करें और फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी कवर करें। जी बिल्कुल, और ऐसी स्टडीज भी अब आ चुकी हैं जिनमें ये साफ हो गया है कि इस वैक्सीन से प्लासेंटा पर कोई असर नहीं पड़ता। इस तरह की स्टडीज भी आ गई हैं जिससे थोड़ा बल भी मिलता है इस बात को। हाँ, प्लेसेंटा पे असर नहीं पड़ता है, और जो ये वायरस है, जो ये वैक्सीन से जो भी ये होते हैं वो बच्चे तक नहीं पहुंचते। बच्चे कोई बनावटी खराबी बच्चे में होने की संभावना नहीं है। जो हम डरते हैं वैक्सीन में, सबसे ज्यादा जो हम ये डरते हैं कि कोई कॉन्जेनिटल एनोमली, कोई बच्चे में बनावटी खराबी आ जाएगी, या पेट के अंदर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, या ब्लीडिंग ज्यादा होगा, ऐसी कोई भी चीज देखी नहीं जा रही है। कोई ऑब्स्टेट्रिक्स जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। चलिए, और बशर्ते जो कोविड, एक तो नंबर ऑफ प्रेग्नेंट विमेन जो इन्फेक्ट होंगी वो कम हो जाएंगे, और जो कॉम्प्लिकेशंस, अगर कोई इन्फेक्ट हो भी जाती है तो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो काफी कम हो जाएंगे। चलिए, एक सवाल भी है हमारे पास जो कि विनीता सिन्हा ने पूछा है, सुन लीजिए।
मैं विनीता सिन्हा सेक्टर 62 नोएडा से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि वैक्सीनेशन दूध पिलाने वाली महिलाएं नहीं ले सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसकी क्या वजह है? जब संक्रमण इतना बढ़ रहा है तो ये महिलाएं अपनी रक्षा कैसे करें? डॉक्टर देखिए, ये बात जो आप कह रही हैं वो कल तक सच थी। कल एडवाइजरी कमेटी ने डिसीजन लिया है कि हम अब ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी फीड करा सकती हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने अपील की है और जल्दी से जल्दी आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अप्रूव कर देगी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी। कोई भी साइड इफेक्ट ऐसा देखा नहीं गया था, बट क्योंकि ट्रायल्स बहुत कंप्लीट नहीं थे इसलिए वो थोड़ा पीछे हट रहे थे इसको अप्रूवल देने के लिए। बट अब रेट ऑफ इन्फेक्शन बहुत हाई हो गया है इन द सेकेंड वेव, तो इस वजह से जो बेनिफिट हम कहते हैं बेनिफिट आउटवेज द रिस्क। बच्चे को जितना मदर को जितना फायदा होगा वैक्सीन लगवाने से, बच्चे को उतना नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए हर ब्रेस्ट फीडिंग, हर प्रेग्नेंट फीमेल जाएं और वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर झा, आप हमारे साथ जुड़िए और इन सवालों के जवाब दिए। तो उम्मीद करते हैं वो सभी महिलाएं जिन्होंने ये कार्यक्रम देखा होगा, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो ज़रूर जाके टीका लें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी उतनी ही अहम है और इस वक्त खतरे बहुत ज़्यादा हैं हमारे देश में सेकेंड वेव को लेकर। जाते जाते हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप दफ्तर जा रहे हैं, बंद कमरों में बैठ रहे हैं, एसी ऑन है, तो 2 मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा फैलता है बंद कमरों के अंदर। इसलिए 2 मास्क का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें और हाथों को साफ रखें। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।